बच्चों, आपको प्यार भरा नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं बेटा? मेरे पास ना बच्चों की बड़ी कॉल आ रही थी, मैसेजेस आ रहे थे, सर आप इकोनॉमिक्स के लेक्चर कब स्टार्ट करोगे, इकोनॉमिक्स का लेक्चर यूट्यूब पे कब डलेगा हमारा। तो बेटा आज वो टाइम आ गया है। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज इकोनॉमिक्स के साथ। और ये जो इकोनॉमिक्स है आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा बेटा। चाहे वो बच्चा 11th का पढ़ रहा हो, चाहे वो 12th का पढ़ रहा हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का बच्चा पढ़ रहा हो, ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होता है ये सबों के लिए सेम होता है। होता क्या है बेटा, समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स। देखो, किसी भी सब्जेक्ट को स्टडी करने से पहले या किसी भी टॉपिक को स्टडी करने से पहले हमको एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहिए होता है। जब तक अगर हम उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं समझते या हमें नहीं पता उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, तो बेटा हम उससे रिलेटेड जितने भी हम उसमें टर्म पढ़ेंगे वो हमारे को समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ही है। आज मैं इकोनॉमिक्स का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा और ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा ये जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, ये जो अर्थशास्त्र है बेटा, ये वर्ड कहाँ से आया, क्या इसका मीनिंग है, क्या होता है अर्थशास्त्र, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज टर्म एज इकोनॉमिक्स। तो हम इससे रिलेटेड ये सारे के सारे आंसर्स इससे जानने की कोशिश करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स बेटा एक ग्रीक, इकोनॉमिक्स जो ड्राइव हुआ है वो किससे ड्राइव हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब ग्रीक को हिंदी में हम बोलते हैं बेटा यूनान। क्या बोलते हैं? यूनान। इकोनॉमिक्स इज ड्राइव्ड एज फ्रॉम ग्रीक, इकोनॉमिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक। और ग्रीक में भी बेटा जब ग्रीक से ड्राइव हुआ है तो ग्रीक के किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, और वो है ओइकोनोमिया। किससे ड्राइव हुआ है? ओइकोनोमिया से। ओइकोनोमिया वर्ड से आपका इकोनॉमिक्स ड्राइव हुआ है। अब जाहिर सी बात है, ग्रीक में जब ओइकोनोमिया वर्ड से ड्राइव हुआ इकोनॉमिक्स, तो इस ओइकोनोमिया का कोई ना कोई मीनिंग भी होगा। और वो मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस, मैनेजमेंट ऑफ हाउस। तो आज यानी इकोनोमिया जो है उसका जो मीनिंग निकल के आया है वो क्या है? वो मीनिंग निकल के आ रहा है मैनेजमेंट ऑफ हाउस। हाउस यानी घर का प्रबंध। क्या होता है घर का प्रबंध, इसको जानते हैं। देखो, आज अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो आपको पता है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। आज से कुछ साल पहले की बात करूं तो पॉपुलेशन और कम रही होगी, उससे कुछ साल पहले की बात करूं तो पॉपुलेशन और कम रही होगी, और उससे भी पहले की बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम रही होगी। दैट मीन्स के इस संसार को रचने में, जब ये संसार रचा होगा तो कम से कम 2 लोगों ने इस संसार को रचाया होगा। ठीक है ना? तो मैं वही 2 लोगों से बात कर रहा हूं। सपोज ये पूरा का पूरा एक वर्ल्ड है। क्या है? वर्ल्ड है बेटा, संसार। अब जब इतने पूरे बड़े संसार में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मैंने मान लिया एक मेल और एक फीमेल। अब ये जो मेल फीमेल है इतने बड़े संसार में रह रहे हैं, तो बेटा ये आसानी से अपना एक घर बनाएंगे और उसमें आसानी से रह लेंगे। ठीक है? अब स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा, और रिप्रोडक्शन के बाद ये मेल एंड फीमेल अपने प्रोजेनी या अपनी जो न्यू जनरेशन है उनको जन्म देंगे। तो बेटा सपोज और जो बच्चे हुए उन्होंने और अपने मकान बना लिए, और धीरे धीरे और बच्चे होंगे तो वो अपना और मकान बना लेंगे, और होंगे तो और अपना मकान बना लेंगे। तो बेटा धीरे धीरे आप देखोगे कि इन 2 लोगों ने मिलकर पूरा विलेज बसा दिया। क्या बसा दिया बेटा? विलेज। विलेज बोले तो पूरा गांव बसा दिया। अब ये जो विलेज वाले हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी रिप्रोडक्शन करेंगे, और ये विलेज वाले मिलकर क्या कहते हैं, पूरा क्या बसा देंगे?
एक डिस्ट्रिक्ट बसा देंगे। क्या बसा देंगे बेटा? एक डिस्ट्रिक्ट, जिसे क्या बोल देते हैं? डिस्ट्रिक्ट को जिला, एक जिला बसा देंगे। ठीक है, अब ये डिस्ट्रिक्ट वाले मिलकर एक स्टेट बसा देंगे। स्टेट बोले तो राज्य, और बेटा ये स्टेट वाले मिलके क्या करेंगे? ये स्टेट वाले मिलकर पूरी कंट्री बसा देंगे। कंट्री बोले तो देश, एक देश बसा देंगे। तो आप देख रहे हो कि हमने घर से स्टार्टिंग करी। घर में 2 पर्सन ने मिलकर पूरा गांव बसाया, गांव से डिस्ट्रिक्ट बसा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट्स बसा, स्टेट आपका राज्य, और राज्य से बेटा राज्य वाले स्लोली एंड ग्रेजुअली कंट्री को बसा देंगे। तो आप समझ सकते हो कि यहां जो कंट्री है ना, कंट्री की बेसिक यूनिट क्या रही होगी? हाउस, क्योंकि बनी किससे कंट्री? हाउस से बनी है ना। तो जो कंट्री की जो बेसिक यूनिट है वो हाउस है। तो बेटा जो प्रॉब्लम हाउस को रही होंगी वो कंट्री को भी होंगी। जो प्रॉब्लम देश को होगी वो प्रॉब्लम किसको भी होगी? वो घर को भी होगी, हाउस को भी होगी। तो हम अब बात करेंगे हाउस से। अब देखते हैं एक एग्जांपल। बेटा आपको पता है हमारी जो फैमिली होती है उसमें एक पापा होते हैं और एक मम्मी होती हैं। यानी मैंने मान लिया फादर, पापा, ठीक है, और मम्मी। मैंने मान लिया फादर एफ और मॉम, ठीक है। पापा और मम्मी दोनों मिलकर बेटा सपोज 20,000 रुपये कमाते हैं। कितना कमाते हैं बेटा? 20,000 रुपये कमाते हैं। ये मैंने इनकम बोला। क्या बोला? मतलब हमारे बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको पता ही है कि हमारी जो इंडियन मेंटेलिटी होती है, और यहाँ इंडियन मेंटेलिटी में मम्मी तो खैर कम ही कमाती हैं, पापा ही कमाते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि ये दोनों मिलकर ना 20,000 रुपये कमाते हैं। और बेटा अगर मैं बात करूं तो ये जो मैंने इनकम लिखा है ना, इकोनॉमिक्स में इस इनकम को हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? रिसोर्सेज। अभी समझाऊंगा रिसोर्सेज क्या होते हैं, बट अभी फिलहाल आप ये समझें रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। अब होता क्या है, ये 20,000 रुपये, और बेटा इन मम्मी पापा, फादर और मदर के 2 बच्चे भी हैं जिन्हें सन और डॉटर बोल देते हैं हम। तो कुल मिला के कितने बंदे हो गए? 4 बंदे हो गए। कुल मिला के कितने बंदे हो गए? 4 बंदे हो गए। ये 4 पर्सन के बीच में हमें 20,000 रुपयों को क्या करना है बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो हर किसी को कितने मिलेंगे? 5,000 ईच। इसको भी 5,000, इसको भी 5,000, इसको भी 5,000। यानी आप देख रहे हो चारों के चारों इनको 5-5 हजार रुपए मिलेंगे अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना बेटा, अगर मैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा तो आपको पता है सबों के सपने साकार नहीं हो सकते। भाई सबों के अपने अपने सपने होते हैं, और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, किसी को पैसे कम मिल रहे हैं, किसी को ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसी के सपने साकार होंगे, किसी के सपने साकार नहीं होंगे। कोई बेचारा गरीब रह जाएगा, कोई बेचारा बेरोजगार मरेगा। तो हम इस समस्या से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो करा, सपोज 5,000 अगर सबको कर दिया, तो आप अपने कॉमन सेंस से बताएं क्या ये 5,000 रुपए प्रत्येक के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं क्या? भाई एक चीज बताओ, हमारे पापा 20,000 रुपए कमाते हैं, और 20,000 कमाते ही क्या घर में आते ही वो 5,000 मम्मी को, 5,000 अपनी जेब में, 5,000 तुम्हारे को, 5,000 तुम्हारी सिस्टर को, या जो भी है सिस्टर देख रही है तो भैया उनके भाइयों को दे देते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो बेटा अगर जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, अब तुम्हें पता ही है कभी कभार घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है। अगर तबीयत खराब हो जाएगी तो बेटा उस पर ज्यादा खर्चा भी हो जाएगा, क्या पता उस पर 5,000 से ज्यादा खर्चा हो जाए, और कोई बीमार नहीं पड़ा तो उस पर कोई खर्चा ही ना हो। तो आप समझ सकते हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जिस तरीके से हमने यहाँ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो पॉसिबल नहीं है। अब पॉसिबल नहीं है तो यहां जो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई वो क्या आई है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की दिक्कत आ रही है। आप एक और छोटा सा एग्जांपल लूं कि बेटा अगर इस घर में आप समझ सकते हो 20,000 रुपए की इनकम जनरेट करने वाला घर कोई बहुत बड़ा घर नहीं होता। अगर इस घर में पापा ने एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया तो
अगर सपोज भाई अगर डॉक्टर बन गया तो बहन डॉक्टर नहीं बन सकती, और बहन डॉक्टर बन गई तो भाई डॉक्टर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बेटा पापा की इनकम इतनी ज्यादा है नहीं कि दोनों को डॉक्टर बना सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो घर की जो प्रॉब्लम है वो क्या है, घर की प्रॉब्लम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स का मतलब है संसाधनों का आवंटन। आवंटन बोल देते हैं बेटा इसे, या तो आवंटन बोल दो या फिर बंटवारा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बंटवारा। कि घर का संसाधनों का आवंटन, हम संसाधनों को किस तरीके से आवंटित करें, किस तरीके से हम उन्हें बांटें। तो बेटा जब घर की ये प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स कि कंट्री की भी क्या प्रॉब्लम होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी में हम स्टडी क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स में स्टडी क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप बेटा इसे फटाफट से अगर उतारना चाह रहे हैं तो इसे उतारें, फिर उसके बाद हम दोबारा समझते हैं। आइए बच्चों एक और एग्जांपल से देखते हैं। सपोज बेटा हमको ना हमारे घर वालों ने ये 2000 रुपये दे दिए। क्या कहा? ये 2000 रुपये दे दिए और हमसे कहा कि इन 2000 रुपयों से आपकी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं, आपकी जितनी भी आवश्यकता हैं, जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं, उन्हें आप इनसे क्या कर सकते हो, खरीद लो। भाई जितनी भी हमारी नीड्स एंड वांट्स हैं, इन 2000 रुपयों से आप उनको पूरा करो। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना बेटा, ये जो 2000 रुपये हमको दिए, ये 2000 रुपये जो हमको दिए, कोई ये बहुत बड़ी रकम तो है नहीं कि जो खत्म ही नहीं होएगी, बहुत छोटी सी रकम है, आपको भी पता है। तो आप समझ सकते हो ये जो हमको पैसे दिए ये कैसे दिए, ये लिमिटेड पैसा दिया है। कैसा दिया है? लिमिटेड पैसा दिया है। और लिमिटेड पैसा देने पर हमसे कहा गया है कि अपनी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं उनको इस तरीके उन्हें पूरा करो। तो हम बेटा क्या करेंगे, इन 2000 रुपयों को कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस 2000 रुपयों को हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं उनको हम क्या कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। हमारी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं उनको हम क्या कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो इकोनॉमी होती है ना, हमारी इकोनॉमी में बेटा जो रिसोर्स है, अब रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं, अभी बताऊंगा। जो हमारी इकोनॉमी में रिसोर्स है बेटा वो बहुत ज्यादा नहीं है, यानी वो लिमिटेड है। अब लिमिटेड रिसोर्स से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाइड करें, वही पढ़ना हमारा यहाँ मोटिव है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ हमने 2000 रुपयों को इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हमारी जितनी भी नीड्स एंड वांट्स हैं उनको हम क्या कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्चुअल बताना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स क्या कहती है। इकोनॉमिक्स क्या कह रही है बेटा, इकोनॉमिक्स कह रही है बेटा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो रिसोर्स हैं, अब रिसोर्सेज को हिंदी में संसाधन बोलते हैं। अब रिसोर्स क्या है बेटा, सबसे पहले भाई जितनी भी चीजें जो आपकी वांट्स को, जो भी आपकी वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं, भाई जो भी आपकी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वही हमारे लिए क्या कहलाती हैं, रिसोर्सेज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को जरूरत लगी आपको लॉकडाउन के दौरान पढ़ाने का, तो मैंने क्या करा बेटा, एक कैमरा मैन को बुलाया। हम यहाँ कैमरे से हमारी लेक्चर शूट हो रहे हैं। हाँ, तो कहने का मतलब ये कैमरा जो है हमारे लिए क्या है, रिसोर्स का काम है। मुझे गर्मी लग रही है, मैंने एसी ऑन कर लिया, या तो वो मेरे लिए क्या है, रिसोर्स है। मुझे ऐसा लगा इस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा है तो मैंने लाइट ऑन कर ली, तो ये हमारे लिए क्या है, रिसोर्स है। तो आपको समझ में आया रिसोर्स क्या होता है। भाई जितनी भी चीजें जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करती हैं वो क्या कहलाती हैं, रिसोर्स कहलाती हैं। अब बात कि हमारे जो इकोनॉमी में
हमारी इकोनॉमी बोल लो, इकोनॉमी ना बोल के अभी देश बोल लो, इकोनॉमी को मैं भी समझाऊंगा बाद में कि इकोनॉमी क्या होती है। हमारे देश में जो रिसोर्स है, हमारा जो भारत देश है, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो बेटा आपको पता है कैसे हैं, लिमिटेड है। कैसे हैं बेटा, लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड यानी सीमित, सीमित संसाधन है। अब रिसोर्स तो लिमिटेड है, रिसोर्स तो लिमिटेड है, लेकिन बेटा इन लिमिटेड रिसोर्स को पूरा करने के लिए जो हमारी वांट्स हैं, भाई हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं बेटा वो कैसी हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। हमारी जो वांट्स हैं वो कैसी हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं। अब देखो रिसोर्सेज लिमिटेड और हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड। भाई हमारी इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। जिस इंसान की इच्छा खत्म हो गई तो समझो उस इंसान ने अपने जीवन का त्याग कर दिया। इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं हो सकती। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी तुरंत ही उसके साथ तुरंत ही अराइज हो जाएगी। तो हमारी इच्छाएं, हमारे जीवन प्राण चलती हैं, जब तक हम नहीं मरेंगे तब तक हमारी इच्छाएं कंटिन्यू हमारे साथ चलती रहेंगी। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए लिमिटेड रिसोर्स हैं। तो बेटा इसी कारण से हमको इन रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, कि हम इन रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन करें। क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना, या बेटा इसे आवंटन भी बोल देते हैं, कि हम इनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारे लिमिटेड रिसोर्स जो है उनको हम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स को क्या करा जा सके बेटा, सेटिस्फाइड किया जा सके, ताकि हमारी जितनी भी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो हम क्या कर सकें, सेटिस्फाइड कर सकें। आई बात समझ में? एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जो हमारी इकोनॉमी है या हमारा जो देश है, इसमें जो रिसोर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं बेटा, लिमिटेड रिसोर्स, और हमारी वांट्स जो हैं, इच्छाएं जो हैं वो अनलिमिटेड है। अब बेटा हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड और रिसोर्स लिमिटेड, तो बेटा लिमिटेड रिसोर्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना जरूरी हो जाता है, और उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि हमारी सभी वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके। ठीक है, अब आपने ये सारी चीजें पढ़ी, रिसोर्स के बारे में भी आपको पता चल गया रिसोर्स क्या होता है। अब बेटा इन सब चीजों को पढ़ते हुए आपको एक चीज समझ में आई हो या नहीं आई हो तो मैं बता देता हूं कि हमारी जो इकोनॉमी है ना वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर वो प्रिंसिपल नाम मतलब अनुपस्थित हो तो हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई भी एम नहीं होगा, और हमारी इकोनॉमिक्स शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी। और वो क्या प्रिंसिपल है बेटा, वो मैं बता देता हूं। वो प्रिंसिपल है बेटा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, जिसे हिंदी में बोलते हैं मांग और पूर्ति। डिमांड एंड सप्लाई इस प्रिंसिपल पे बेस हमारी इकोनॉमिक्स है। हमारा इकोनॉमिक्स किस पे बेस्ड है, हमारा अर्थशास्त्र डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। अब आप कहोगे डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है, कुछ समझ में नहीं आया, तो बेटा मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे ये लिमिटेड रिसोर्स हैं और इन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हमसे कोई पूछे कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट क्यों करना पड़ रहा है, तो आप कहोगे क्योंकि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं इसलिए हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। नहीं बेटा, बट इनका कोई ना कोई लॉजिक होता है। इनको हम डिस्ट्रीब्यूट कर क्यों रहे हैं, तो अब उसे हम समझते हैं क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो हमारी इकोनॉमी में जो लोग रहते हैं उनकी कोई ना कोई डिमांड होती है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो, सबों की कोई ना कोई डिमांड होगी। अब उन डिमांड को पूरा करने के लिए, किसकी जरूरत होगी, सप्लाई की। उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए किसकी जरूरत होगी, सप्लाई की। और बेटा सप्लाई को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। अब बेटा रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो उनका हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, या हम उनको एलोकेशन करेंगे। एलोकेशन का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। हम उसको एलोकेट करेंगे ताकि हमारी जितनी भी वांट्स हैं वो क्या हो जाए बेटा,
सेटिस्फाइड हो सके। तो आपको कुल मिला के समझ में आया कि हमारी इकोनॉमी का जो प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल, वो क्या है बेटा? डिमांड एंड सप्लाई है। और हमारी इकोनॉमी यूं समझ लो कि इन्हीं फंक्शन पे, डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शन पे ही बेस्ड है। अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई नहीं होगा तो बेटा हमारी इकोनॉमी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं रहेगा कि हम इकोनॉमिक्स को पढ़ें, अर्थशास्त्र को पढ़ें। तो अब हम बात करते हैं आगे। आप पहले इसे उतार लें। आइए बच्चों आगे समझते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो इकोनॉमी है ना बेटा, एक बेसिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है बेटा? एक प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। अगर बेटा ये डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन हमारी इकोनॉमी में मौजूद ना हो तो हमारी इकोनॉमी में बेटा सेल एंड परचेज नहीं होंगे। भाई आपको पता है डिमांड और अगर सप्लाई है तो लोग सेल एंड परचेज भी करेंगे। और अगर इकोनॉमी में जो ये बेसिक प्रिंसिपल है अगर यही मौजूद नहीं होगा तो डिमांड एंड सप्लाई अगर का जो फंक्शन है अगर यही मौजूद ना हो तो बेटा आपकी परचेज एंड सेल नहीं होंगे। और बेटा जब इकोनॉमी में परचेज एंड सेल नहीं होंगे तो हमारे इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। या फिर मैं आपको बोलूं कि हमारी इकोनॉमी में ये जो डिमांड है, अगर लोगों की डिमांड ही ना हो, लोगों ने डिमांड करना ही बंद कर दिया। अब बेटा जब लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया तो आप एक चीज बताएं, जब डिमांड नहीं मांगे, कोई इंसान डिमांड ही नहीं कर रहा तो सप्लाई मिलेगी? सप्लाई ही नहीं मिलेगी। और जब सप्लाई ही नहीं मिलेगी तो उसे ये जो लिमिटेड रिसोर्स थे उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब लिमिटेड रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ना उसे की बंटवारे की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा कहीं ना कहीं इकोनॉमी शुरू होने से पहले ही क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाह रहा हूं कि आप यहां से एक चीज ये समझें कि ये चीजें कि डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है हमारी इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स हैं और वो लिमिटेड रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है डिस्ट्रीब्यूशन करने का? भाई ये किसने समझाया हमारे को कि हमारी इकोनॉमी में लिमिटेड रिसोर्स हैं और उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी में आपको पता ही है हम इकोनॉमी में क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की इकोनॉमी इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कि इकोनॉमिक्स को अगर मैं निकालूं तो कुल मिलाकर इकोनॉमिक्स क्या है? सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ही है। तो ये हमारे को किसने बताया? लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूशन करने का क्या उद्देश्य होता है, क्यों हम उसे करते हैं? तो बेटा मैं इसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। इसके बारे में हमको सबसे पहले एडम स्मिथ ने बताया। और एडम स्मिथ ने कैसे बताया बेटा? 1776 में इन्होंने एक किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशन। किस नाम से? वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशन जो किताब थी ना, ये बेटा इकोनॉमी की सबसे पहली किताब थी। वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखी जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात करी। तो बेटा इकोनॉमी की जो शुरुआत करी कि रिसोर्सेजों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये किसने बताया हमको? ये हमको एडम स्मिथ ने बताया। तो आप समझ सकते हो कि इकोनॉमी की जो शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई, वो सिर्फ और सिर्फ इसे उत्पत्ति करने वाला सिर्फ और सिर्फ यही इंसान था, एडम स्मिथ। और बेटा इसीलिए इसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे अगर कोई पूछने लगे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपको पता ही है एडम स्मिथ है, जिन्होंने 1776 में अपनी किताब लिखी जिसे बोलते, किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और ये वेल्थ ऑफ नेशन में ही इन्होंने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्यों इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेटा आपको समझ में आया। फिर आपको पता होगा कि हमारी इकोनॉमी को हम बाइफरकेट कर देते हैं दो पार्ट्स में, माइक्रो को अलग स्टडी करते हैं, मैक्रो को हम अलग स्टडी करते हैं। तो बेटा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इसे उतारो। इकोनॉमिक्स को बेटा हम दो पार्ट्स में
या हम बोलें कि इकोनॉमिक्स को हम बाइफरकेट कर देते हैं, दो पार्ट्स में मैंने बांट दिया, तो आपको एक चीज़ तो पता चल गया, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको हमने दो पार्ट्स में बांट दिया, बाइफरकेट करा, एक माइक्रो और एक मैक्रो में। माइक्रो को हिंदी में हम वीएसटी बोल देते हैं और मैक्रो को हम हिंदी में समष्टि बोल देते हैं, व्यष्टि एंड समष्टि। अब देखो हम आपको बताते हैं कि इकोनॉमिक्स में ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेटा इन्हें जब हमने बाइफरकेट किया तो इनके अलग अलग फादर हैं। माइक्रो का जो फादर है बेटा अगेन एडम स्मिथ ही है, और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करूं तो वो हमारे जेएम कीन्स है। तो आपको समझ में आया, माइक्रो के अलग फादर हैं, मैक्रो के अलग फादर हैं, दोनों के फादर अलग अलग हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा ये जो बाइफरकेट हुआ ना, ये जो बाइफरकेट किया इकोनॉमिक्स को, जो बाइफरकेट किया दो पार्ट्स में, ये 1933 में बाइफरकेट किया था। और इनको बाइफरकेट करने वाला कौन था, रेगनर फ्रिंज थे। तो आपको समझ में आया, इनको सबसे पहले जो बाइफरकेट किया वो किसने करा, रेगनर फ्रिंज ने, रेगनर फ्रिंज ने। तो आपको समझ में आया, इकोनॉमिक्स को बाइफरकेट 1933 में करा, और किसने करा, वो रेगनर फ्रिंज ने करा। और किस किस में करा, माइक्रो एंड मैक्रो। बेटा माइक्रो के फादर जाने जाते हैं एडम स्मिथ, मैक्रो के फादर जाने जाते हैं जेएम कीन्स। अब हम बात करते हैं बेटा, बच्चों को बड़ी दिक्कतें होती हैं कि कौन सी चीजें हमारी माइक्रो का पार्ट है, कौन सी चीजें हमारी मैक्रो का पार्ट है। तो बेटा अब समझने के बाद आपकी कभी भी वो दिक्कत नहीं होगी, और आज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझते हैं, देखें, अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं उन एक एक बच्चे से अगर इंफॉर्मेशन लेता हूं, मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या है, आप कितना कमाते हो, आप कितना खर्चा करते हो, या आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है? ये सारी की सारी जो चीजें अगर मैं एक अकेले बंदे से पूछूं, एक अकेले पर्सन से पूछूं, या एक अकेले बच्चे से पूछूं, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो बेटा यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, माइक्रो में करेंगे। और इस पूरी क्लास के नजरिए से अगर मैं बात करूं, पूरी क्लास को लेके बात करूं, तो मैं पूछूं पूरी क्लास कितना खर्चा करती है, पूरी क्लास कितना कमाती है, या पूरी क्लास की कितनी टोटल गर्लफ्रेंड है, तो बेटा ये सारा का सारा जो कंक्लूजन निकल के आएगा, तो आप समझ सकते हो यहां जो मैंने बात करी वो क्लास की पूरी होल क्लास की बात करी, यानी सम टोटल सबकी बात करी। तो बेटा टोटल की स्टडी हम किस में करेंगे, मैक्रो में स्टडी करेंगे। तो आपको समझ में आया माइक्रो कहां और मैक्रो कहां। तो अभी और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे जिस रूम में मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूँ, इसके अलावा हमारे और भी रूम है। अब उन रूमों में भी अगर क्लास चल रही है, तो अगर मैं इस एक अकेले कमरे के नजरिए से बात कर रहा हूँ, एक अकेला कमरा, एक अकेले कमरे की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, तो किस में बात आएगी, माइक्रो में। और अगर मैं पूरी बिल्डिंग में जितने भी कमरे हैं, टोटल कमरों की बात कर रहा हूँ, तो उसकी स्टडी हम किस में करेंगे बेटा, मैक्रो में। ठीक है, आगे समझते हैं। अब मैं आपको और चीजें समझाता हूं, यानी कहने का मतलब यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आप अपना हल्का सा नजरिया चेंज करें तो हमारे माइक्रो एंड मैक्रो के एग्जाम्पल भी चेंज हो जाते हैं। बस आप इसमें एक ही चीज याद रखना, अगर कोई चीज इंडिविजुअल की बात कर रही है तो उसकी स्टडी हम माइक्रो में करेंगे, और इकोनॉमी एज अ होल बात हो रही है या सम बात हो रही है, टोटल बात हो रही है, तो हम उसकी स्टडी मैक्रो में करेंगे। अब मैं इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको समझाता हूं, आपको वो भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम डिमांड की बात करते हैं। डिमांड में भी बेटा देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊं, देखो अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स
का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है, और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। तो यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी बेसिक प्रिंसिपल होगा, लेकिन यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वहाँ पे इकोनॉमी एज अ होल। या आपको मैं बोलूँ कि कोई भी चीज अगर इंडिविजुअल लेवल पर इम्पैक्ट डालती है तो उसकी स्टडी हम माइक्रो में करेंगे, और कोई भी चीज अगर इकोनॉमी एज अ होल इम्पैक्ट डालेगी तो उसकी स्टडी हम मैक्रो में करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, इसमें आएगा तो बेसिक प्रिंसिपल पे बेस थी, वो क्या था? डिमांड एंड सप्लाई। तो यहां पे भी क्या आएगा? इंडिविजुअल डिमांड, ये मैं पूरा लिख देता हूं, इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई। और बेटा इसकी अगर मैं बात करूं तो यहां इकोनॉमी एज अ होल बात होती है, तो इसे हम बोल देते हैं एग्रीगेट, या शॉर्ट में लिख देता हूं ना, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है, इसे हिंदी में हम समग्र मांग बोल देते हैं, समग्र या कुल मांग, समग्र मांग, और इसे समग्र पूर्ति या कुल पूर्ति भी बोल देंगे। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये इसी के एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गए। अब मैं बात करता हूं, इंडिविजुअल डिमांड आ गई, इंडिविजुअल सप्लाई आ गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, किसकी बात करें? जैसे किसी कंपनी की बात करते हैं, जैसे आप रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो बेटा रिलायंस इंडस्ट्री जो कंपनी है, सपोज वो किसी कारणवश बंद हो जाती है, और उसमें जितने भी लोग बाग काम कर रहे थे वो वहां से बेरोजगार हो जाते हैं। तो आप एक चीज बताएं, रिलायंस इंडस्ट्री के बंद होने से क्या पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी? क्या रिलायंस इंडस्ट्री के बंद होने से जितने लोग बेरोजगार हुए वो हमेशा बेरोजगार रहेंगे? तो बेटा एक छोटा सा ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसे याद रखना। देखो, रिलायंस इंडस्ट्री के बर्बाद होने से देश पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, और वो इंसान थोड़े बहुत दिन के लिए बेरोजगार होंगे, कुछ दिन के बाद उन्हें दोबारा से रोजगार मिलेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर मैं किसी कंपनी की भी स्टडी करूंगा तो वो कंपनी की भी स्टडी मेरे को किस में करनी पड़ेगी? वो कंपनी भी अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो वो माइक्रो का ही पार्ट है। अच्छा बेटा, 10-5 लोगों ने मिलकर, सपोज जैसे आज आपको पता है कोविड-19 की बीमारी बहुत ज़्यादा हमारे भारत देश में लोगों को ग्रसित कर रही है, बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं, और पीड़ित हो गए। कुछ लोगों ने ये सोचा कि भाई इंडिया में अब काफ़ी दिन तक लॉकडाउन चल रहा है, और ये लॉकडाउन का दौर ही है जो हम आज आपको ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बेटा लॉकडाउन की वजह से लोगों ने प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं, 10-20-50 लोगों ने मिलके, भाई एक अकेले बंदे की बात हो रही है तो इंडिविजुअल हो गया, और जब वो एक से ज्यादा बंदे हो जाते हैं, 2 या 3 बंदे हो जाते हैं, वो पूरे ग्रुप की बात होती है, फिर ग्रुप में काउंट होती है वो चीज। तो पूरे ग्रुप ने प्लान बनाया, उसमें 100-150 बंदे थे कि भाई ऐसा है, अब इंडिया से ना यहाँ से निकलते हैं, और यहाँ से निकल के किसी ऐसे देश में जाते हैं जहाँ कोविड-19 की कोई बीमारी का नाम ही नहीं है, और वहां जाके वो बस जाए, या यूं समझो कोई बीमारी नहीं है, और ऐसे ही 100-150 लोगों ने प्लान बनाया कि हम ऐसा करते हैं, किसी दूसरे देश में जाके बस जाते हैं। तो क्या उन 100-150 इंसान के जाने से क्या मेरा देश बर्बाद हो जाएगा? आप एक चीज बताएं, क्या उन 100-150 आदमी के जाने से क्या भारत देश बर्बाद हो जाएगा? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे ही भारत की तो जनसंख्या इतनी है, 10-5-20 इधर उधर चले भी गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा इसीलिए अगर मैं ग्रुप की भी स्टडी करूंगा तो वो ग्रुप की भी स्टडी किस में होगी? इसी में होगी। और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम किस में कहने का मतलब माइक्रो का पार्ट होती हैं। अब मैं मैक्रो की अगर बात करूं, बहुत सारी चीजें इसमें बेटा माइक्रो में, और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं अगर मैं आपको बताऊं तो। और आप ये भी देख सकते हो, देखो ग्रुप भी आ गया, इंडिविजुअल इनकम भी आ गई, इंडिविजुअल सब इनकम की ओर बात कर रहे थे। अगर देखो इनकम, क्या हमारे देश में हर इंसान की इनकम एक जैसी होती है? नहीं बेटा, सबकी इनकम अलग अलग होती है, सबकी डिमांड भी अलग अलग है। जब सबकी डिमांड अलग अलग है, डिमांड सबकी अलग होती है, तभी तो हम उसे माइक्रो में मतलब काउंट कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिविजुअल इनकम भी हम इसी में काउंट करेंगे।
चलो इसे मैं एल सेक्टर बोल के यहीं स्टॉप करता हूँ और आगे हम कंटिन्यू करते हैं मैक्रो के साथ। अच्छा मैक्रो में और पढ़ते हैं। अच्छा आपको पता होगा नवंबर 2018 में बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने बेटा एक पॉलिसी अप्लाई करी थी, आपको याद हो या मैं बोलूं एक रिवॉल्यूशन करा था, डिमोनेटाइजेशन, जिसको नाम दिया गया था नोटबंदी। तो आप एक चीज बताएं, जब वो डिमोनेटाइजेशन हुआ था क्या उससे एक मतलब मैं ही दिक्कत में आया था, आप दिक्कत में नहीं आए थे, या आपका परिवार दिक्कत में नहीं आया था, या और लोग दिक्कत में नहीं आए थे? तो आपको पता है बेटा जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो उस दौरान सारे ही लोग बड़ी दिक्कत में आए थे। तो एक बंदे पे इंपैक्ट नहीं डाला ना उस चीज ने, उस चीज ने पूरे इकोनॉमी पे इंपैक्ट डाला। तो उसकी स्टडी हम कहां करेंगे? डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि जीएसटी बेटा, जीएसटी ये एक टैक्स है, आपको पता है। अब एक चीज बताएं, ये जो टैक्स अप्लाई होता है क्या टैक्स मेरे लिए अकेले के लिए बनता है? आप उसे पे नहीं करते। तो बेटा टैक्स हमारी इकोनॉमी में जितने भी लोग मतलब रहते हैं और यहाँ कमाते हैं तो बेटा उन्हें टैक्स पे करना ही होगा। तो ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं बना है, ये सबके लिए बना है। तो इसकी भी स्टडी हम किस में करेंगे? मैक्रो में ही करेंगे। डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी होने के बाद बेटा एक बजट आपने सुना होगा, बजट। बेटा ये ना फरवरी एंड में अनाउंस किया जाता था और इसे क्या कहते हैं? बजट को 1 अप्रैल जो होता है हमारा, 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट जो ईयर 31 मार्च तक, यानी पूरे एक साल के लिए इसे बनाया जाता है। और इस दौरान बताया जाता है कौन सी चीज महंगी हुई, कौन सी चीज सस्ती हुई, किस चीज पे कितना असर पड़ा, किस चीज पे कितना पड़ा। तो बेटा ये जो बजट होता है ये किसी एक पर्सन के लिए नहीं बनाया जाता, ये भी पूरे पर्सन के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेरे लिए स्पेशल कोई गवर्नमेंट बजट बना के भेज रही है, नहीं। इस बजट, ये जो बजट बनेगा ये सबके लिए बनेगा और इसमें जो भी चीजें होंगी वो सबके लिए होंगी। तो बेटा इस बजट की भी हम स्टडी किस में करेंगे? माइक्रो में ही करेंगे। तो बेटा यही मैं एक्सेट्रा बोल देता हूं और आप इसे उतार लें, फिर उसके बाद हम कराएंगे। बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ें पढ़ी, आपको याद हो तो मैंने देखो एक इकोनॉमी एक्टिविटी नाम का जिक्र करा था, आपको याद हो तो मैंने क्या कहते हैं इकोनॉमी का जिक्र करा था। तो इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स दोनों में क्या अंतर होता है? बहुत से बच्चे सोचते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी दोनों सेम है। तो बेटा मैं आपको बता दूं बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, दोनों आपस में अलग होते हैं, दोनों का मीनिंग आपस में अलग होता है। तो अब हम समझते हैं इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स जो भी है इसमें चीजों का प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। क्या? प्रोडक्शन भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है और कंजम्पशन भी होता है, कंजम्पशन भी होता है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? उत्पादन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बेटा बांटना या आवंटन। और कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग। यानी इकोनॉमी में चीजों का प्रोडक्शन होता है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज बोल लो, उसका प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा एंड कंजम्पशन होगा। अब मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? इकोनॉमी। और इकोनॉमी में भी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपनी इंडियन इकोनॉमी की। किसकी? इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। तो आपको पता है इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? आपको पता है इंडियन इकोनॉमी को हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं। तो बोला जाता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी इकोनॉमी है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर का ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, और यहाँ एग्रीकल्चर का ही कंजम्पशन होता है।
ठीक उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं यूएसए की, अमेरिका की, यहाँ की जो इकोनॉमी है उसे हम जो जानते हैं किस नाम से जानते हैं, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी के नाम से, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी। अब सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है तो यहां पे मैं बताता हूं यूएसए की जो भी इकोनॉमी है सर्विस सेक्टर इकोनॉमी, वहां सर्विस का प्रोडक्शन होता है, सर्विस का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सर्विस का ही कंजम्पशन होगा। या फिर हम बेटा चाइना की बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है। और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करूं तो वहां पे इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसी का कंजम्पशन होगा। तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे नोट करने वाला है कि जब ये तीनों चीजें इकट्ठा आती हैं, इकट्ठा बताई जाती हैं तो उसका मतलब होता है इकोनॉमी। और अगर ये इंडिविजुअल बताई जाती है तो दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक्स। या मैं बोल दूं दिस इज अ बेसिक and applied portion is a economy, and applied portion is a economy। क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक्स में ये तीनों चीजें बनेंगी, प्रोडक्शन भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी एंड कंजम्पशन में भी, लेकिन इकोनॉमी में ये तीनों चीजें इंक्लूड है। वहां एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, कंजम्पशन भी है। तो बेटा यहाँ पे जहां तीनों चीजें इकट्ठा आ जाएंगी कि हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमी। और जहां इंडिविजुअल आएंगी, प्रोडक्शन अलग, डिस्ट्रीब्यूशन अलग, कंजम्पशन अलग, तो हम उसे इकोनॉमिक्स बोलेंगे। आपको ये चीज समझ में आई? तो अब हम आगे बात करते हैं। इसे मैं रब कर देता हूं, इसे उतार लो अगर उतारना है तो। आगे मैं बात कर रहा हूं, आपको इकोनॉमी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे हम। इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है? तो हमने ना एक टर्म पढ़ी थी इकोनॉमी एक्टिविटी। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है बेटा, इसको और समझ लेते हैं। देखो कोई भी एक्टिविटी जो पैसा कमाने से रिलेटेड होती है वो एक्टिविटी हमारी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अभी तो मेरे लेक्चर आप यूट्यूब वगैरह पे देख रहे हो तो बेटा यहाँ के लिए तो आप पे नहीं करते, लेकिन जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मेरे को हर बच्चा जो मेरे को पर मंथ पढ़ने के लिए आता है वो मेरे को पर मंथ का पे करता है। अब पर मंथ अगर मेरे को पे कर रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है। अब जब उस टाइम पे जो मैं पढ़ा रहा हूं तो वो कैसी एक्टिविटी हो रही है, वो हमारी इकोनॉमी एक्टिविटी होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। बेटा आपने देखा होगा गली मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो अगर वही क्रिकेट जब बच्चे गली में खेल रहे होते हैं तो तुम्हें पता है कोई पैसा नहीं मिलना होता उनको, लेकिन वही एक इंटरनेशनल लेवल पर जाके खेलते हैं, लाइक जैसे सचिन तेंदुलकर खेलता है, विराट कोहली खेलता है। तो बेटा ये धोनी है, ये सारे के सारे जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं उस टाइम पे जब खेल रहे होते हैं तो इन्हें बेटा अच्छा खासा पैसा मिलता है, और जो पैसा मिल रहा होता है वो उनके लिए क्या है, इकोनॉमी एक्टिविटी है। या फिर मैं आपको बोलूं, आपने देखे होंगे बहुत सारी कैब चलाती हैं कंपनियां, जिसमें ओला, उबर, मेन्यू, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको बेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए अपनी कार वगैरह, कैब वगैरह प्रोवाइड कराती हैं। तो बेटा इनको पैसा देना होता है, पर किलोमीटर का जो भी इनका चार्ज होता है वो हमें पे करना होता है। अगर कोई पर्सन गाड़ी चलाता है पैसा कमाने के लिए तो वो क्या कर रहा है, उस टाइम पे इकोनॉमी एक्टिविटी कर रहा है। सपोज शाम को घर पर आया और उसकी वाइफ ने कहा कि आज जो हम डिनर करेंगे वो घर के बाहर करेंगे, बाहर कहीं जाकर करेंगे, और वो अपनी वाइफ को और साथ में बच्चों को लेके जा रहा है। तो बेटा क्या जब वो लेके जा रहा है बाहर अपने बच्चों को शाम को घुमाने के लिए, वाइफ को लेके जा रहा है, तो क्या उसकी वाइफ उसके लिए उसे पे करेगी? नहीं करेगी ना, उल्टा उसकी जेब से निकलवा और लेगी, है ना। तो उस टाइम पे वो कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो आपको कुल मिला के समझ में आया कि इकोनॉमी एक्टिविटी क्या होती है। जितनी भी चीजें अगर पैसों से रिलेटेड हैं, पैसों से रिलेट करती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, इकोनॉमी एक्टिविटी कहलाएगी। तो आशा करता हूं आपको इकोनॉमी एक्टिविटी अच्छे से समझ में आई होगी। अभी हम आगे पढ़ते हैं फिर। अब बेटा हम बात करेंगे सेक्टर्स के बारे में। हर देश में सेक्टर्स होते हैं, हर देशों के अलग अलग सेक्टर होते हैं। हम अपनी इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे भी जो सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर्स को हमने 3 ग्रुप में बांटा, और वो 3 ग्रुप क्या क्या है, प्राइमरी सेक्टर,
सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी को अगर मैं हिंदी में बोलूं, प्राइमरी को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्र या क्षेत्रक बोल देते हैं, क्षेत्र। इसे द्वितीयक बोल देते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और टर्सरी को बोलते हैं बेटा तृतीयक क्षेत्र। तो बेटा एक चीज याद रखते हैं, हम प्राइमरी सेक्टर में हमारी कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो याद रखना, जितनी भी चीजें नेचर से रिलेट करती हैं या नेचर ने हमें जो दी हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, वो सारी की सारी चीजें हम किस में काउंट करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में काउंट करेंगे, जो भी चीज हमें नेचर ने प्रोवाइड करी है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर हमारा क्या है, किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा, क्योंकि बेटा ये हमारे को, हमने नहीं बनाया एग्रीकल्चर को, ये हमारे को नेचर ने दिया। खेती बाड़ी हमने करना सीखा, हमने नई नई उसमें इन्वेंशन करी, तो हम नई नई चीजें बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमें नेचर ने दी है ना वो सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इसमें आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर के अलावा, पीसी कल्चर पता है, पीसी कल्चर, जिसे हिंदी में बोलूं तो मछली पालन बोल देते हैं या मत्स्य पालन भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर आपको पता ही है, मछली कोई मैंने तो बनाई नहीं है ना आपने बनाई, तो बेटा मछली नेचर ने हमें दी है। और मछली पालन जो लोग बाग करते हैं, जितनी भी इसमें एक्टिविटी हो रही है पीसी कल्चर से रिलेटेड, आपको पता है लोग बाग समुद्र से मछलियों को पकड़ते हैं और फिर बाजार में आके उन्हें बेचते हैं। तो मछली एक्चुअल में हमारे लिए क्या रिसोर्स है, मछली हमारे लिए क्या है, वो भी हमारी प्राइमरी सेक्टर में ही काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं पोल्ट्री की बात करूं, पोल्ट्री क्या होता है, इसे हम बोल देते हैं मुर्गी पालन। मुर्गी पालन का मतलब ये नहीं है कि उसमें मुर्गा नहीं हो सकता, भाई मुर्गा भी हो सकता है, ठीक है ना। नाम इसका बेशक मुर्गी पालन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर मुर्गा नहीं पाया जाएगा, मुर्गा भी पाया जाता है, ठीक है। तो मुर्गी पालन से रिलेटेड देखो, मुर्गी जो है या मुर्गा जो है, हमको जो दिया है वो नेचर ने दिया है, हमें नेचर ने जो प्रोवाइड कराई है वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी बेटा, उसे हम प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। तो पोल्ट्री भी हमारा किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। या फिर बेटा मैं माइनिंग वगैरह बोलूं, आपने देखा होगा माइनिंग वगैरह से बहुत सारी चीजें निकलती हैं, जितनी मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोलियम, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सारा हमारे को कहां से मिलता है, माइनिंग वगैरह से, जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं खनन, खनन से मिलता है। तो बेटा ये माइनिंग भी हमने नहीं बनाया, ये भी किसने दिया, हमें नेचर ने दिया। तो इसको भी हम कहां रखेंगे, प्राइमरी सेक्टर में रखेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं बात करता हूं आपकी किसकी, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है पता है आपको, मैं पहले लिख देता हूं, सेरीकल्चर, इसे बोलते हैं रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन क्या होता है, सेरीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो आपने ना एक पेड़ देखा होगा जिसे बोलते हैं मलबरी। मलबरी को हिंदी में मैं बोलूं तो सहतूत का पेड़ बोलते हैं। बेटा सहतूत के पेड़ पे ना एक ग्रीन कलर का कीड़ा पाया जाता है, और वो ना ऊपर से ऐसे मतलब ऊपर से गिरेगा, एकदम धागा खींचता हुआ नीचे आ जाएगा। जैसे मकड़ी आपने देखी होगी, मकड़ी अपना जाला ऊपर से खींचती हुई लेके आती है, ठीक इसी तरीके से मलबरी के पेड़ पे जो कुकून रहता है वो भी ऐसी धागा खींचता हुआ आता है। तो वो धागा जो होता है वो बेटा किसका धागा है, वो रेशम का धागा होता है एक्चुअल में। तो बेटा रेशम का जो उत्पादन करा किसने करा, वो कुकून कीड़े ने करा। वो कुकून कीड़ा कोई बेटा हमने नहीं बनाया, वो भी किसने बनाया, नेचर ने बनाया। तो बेटा नेचर से जितनी भी चीजें मिलेंगी वो सारी की सारी हमारी किस में आएंगी, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। और इसे मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, एल्सेक्ट्रा। अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की बात करूं तो बेटा सेकेंडरी सेक्टर में जितनी भी चीजें आती हैं, द्वितीयक क्षेत्र से इंडस्ट्री सेक्टर भी बोल दिया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी जितना भी उद्योग से रिलेटेड चीजें होंगी वो सारी इसमें आएंगी। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं तो शुगर मिल। शुगर मिल आपको पता ही है, जहां चीनी वगैरह बनती है?
अब जब चीनी का उत्पादन हो रहा है तो आपको पता ही है चीनी क्या है, हमारे घर में आती है, हम उसमें यूज कर लेते हैं उसे, चाय वगैरह में या और बहुत सारी चीजों में हम शुगर को यूज करते हैं। तो शुगर मिल आपको समझ में आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, स्टील को हिंदी में इस्पात बोल देते हैं, इस्पात उद्योग। अब तुम एक चीज बताओ, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, ये भी क्या है भाई, आयरन आपको पता है मकान वगैरह बनाने में या और बहुत सारी जगह आयरन का यूज होता है, स्टील का भी आपको पता ही है बहुत सारी जगह यूज होता है। तो आप अभी फिलहाल में एक चीज समझें कि जो शुगर मिल है ना भाई, देखो मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, सेकेंडरी सेक्टर ना अपने जो रॉ मटेरियल होता है उसके लिए किस पे डिपेंडेबल होता है, प्राइमरी पे होता है। देखो आपको मैं बताता हूं, शुगर मिल है, शुगर किससे मिलता है बेटा, एग्रीकल्चर से। भाई आप चीज बताओ, गन्ना, गन्ना मिलेगा किससे, खेती करेंगे तभी तो मिलेगा। आयरन इंडस्ट्री की अगर बात करूं तो आयरन किससे मिलेगा, माइनिंग से। स्टील इंडस्ट्री की बात करूं तो किससे मिलेगा, माइनिंग से। तो आप देख रहे हो कि ये जितनी भी इसमें इंडस्ट्री आ रही है, जितनी भी इसमें चीजें हम काउंट करेंगे, वो कहीं ना कहीं अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेबल होंगी, प्राइमरी सेक्टर पे। तो इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल देते हैं, इसे प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर, इसे इंडस्ट्री सेक्टर। टर्सरी सेक्टर जो होता है बेटा, ये इसे हम हिंदी में सेवा क्षेत्र भी बोल देते हैं, सेवा क्षेत्र। अब तुम्हें पता ही है सेवा जितनी भी होती है वो दिखाई नहीं देती है। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसमें टेलीकॉम। टेलीकॉम आपको पता ही है, टेलीकॉम क्या है, टेलीकॉम की मैं बात करूं तो इसे दूरसंचार बोल देते हैं हिंदी में। बेटा आपको पता होगा, अगर मैं 3-4 साल पहले की बात करूं तो आपको पता है ये जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां थी, इनके रिचार्ज बड़े महंगे महंगे थे। अगर मैं नेट रिचार्ज की बात करूं तो इतना महंगा नेट रिचार्ज होता था, 1 GB कई मतलब 200-250 रुपए में जाके मिलती थी। और आज आपको पता है 200-250 रुपए में आपको पूरा महीना चलाने के लिए मिलता है, और 1 GB डेली का डाटा देती है कंपनी, या 1.5 GB के करीब का डाटा देती है डेली का। तो आपको जहां वो 1 GB में पूरा क्या कहते हैं जितने का प्लान दे रहा था, 1 GB का प्लान दे रहा था डाटा पैक का, आज इतने पैसे में आपको पूरा रिचार्ज प्रोवाइड होता है विद कॉल, और कॉल भी आपकी अनलिमिटेड। तो आप समझ सकते हो कि कितना तगड़ा रेवोल्यूशन किया गया है टेलीकॉम कंपनी ने। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस एग्जांपल से समझाता हूं, टेलीकॉम दूरसंचार। दूरसंचार देखो आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, अगर जब हम बात करते हैं किसी से भी बात करें, कोई भी है, जैसे आप एग्जांपल को थोड़ा सा फनी वे में लेते हैं, किसी पर्सन की शुरू में किसी से बातचीत हुई, भाई किसी भी, जैसे अगर मैं एक लड़के का एग्जांपल लूं तो उसकी नई नई बातचीत हुई किसी लड़की से, है उसकी नई गर्लफ्रेंड बनी, कहने का मतलब ये है। अब जब नई नई गर्लफ्रेंड बनते तो आपको पता ही है मजा अलग ही होता है बात करने का भी, है। अब वो बात करता है, बड़े मजे से बात करता है, और सुबह आके अपने दोस्तों को भी बताता है रात मेरी उससे बात हुई है, इतनी देर बात हुई। अब उससे अगर कोई पूछ ले कि भाई तूने रात बात करी, कितनी देर बात करी, अगर वो बोलता है मैंने 2 घंटे बात करी, और उससे पूछा जाए कि 2 घंटे बात करके तुझे कैसा लगा, तो कहेगा मुझे बहुत मजा आया बात करके, है। क्या बोला, बहुत मजा आया। ठीक है, अभी बस फिलहाल इतना ही समझना कि फोन से बात करी तो उसे बहुत मजा आया। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटलिटी। ये हॉस्पिटलिटी क्या होती है, इसे मेहमान नवाजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मेहमान नवाजी। ठीक है, मेहमान नवाजी, ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी, ये हॉस्पिटलिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई हॉस्पिटल वगैरह है, हॉस्पिटलिटी यानी मेहमान नवाजी। और मेहमान नवाजी कहते हैं, जैसे कभी कभार हम किसी शादी में जाते हैं तो आपने देखा होगा, हम जब शादी में जाते हैं अगर हमारे को वहाँ का खाना बड़ा टेस्टी लगता है तो हम यार हर जगह जाके बताएंगे। रात में एक पार्टी में गया यार, वहाँ इतनी सारी वैरायटियाँ थी, मुझे तो शादी देख के बड़ा मजा आया।
बहुत मजा आया। तो कहने का मतलब वो बात किसकी कर रही है, हॉस्पिटलिटी की बात कर रहा है कि वहां जाके उसको मेहमान नवाजी इस तरीके की मिली कि उसको बहुत मजा आया। या और एग्जाम्पल समझ लेता हूं, देखो यहाँ पे हमने जो अभी एग्जाम्पल समझा था, उस बंदे की अभी बात हो गई थी अपनी गर्लफ्रेंड से, नई नई गर्लफ्रेंड से बात हुई। अब जाहिर सी बात है गर्लफ्रेंड से बात हुई है तो आगे अगली मूवमेंट क्या होगी, उनकी मिलने की मूवमेंट होगी और वो मिलेगा। अब जब मिलेगा ना, लड़की कभी भी शुरुआत में जब मिलने आएगी ना तो अपनी वो अकेले नहीं आती, कभी भी अपनी फ्रेंडों के साथ आती है। अब लड़का जा रहा है, साथ में उसकी फ्रेंडे भी आ रही हैं, वो होगा तो बड़ा मगन, एक लड़की के साथ 2-3 लड़कियां और मिलेंगी, खुश तो बहुत हो रहा होगा। लेकिन जब वो 2-3 लड़कियां एक रेस्टोरेंट में जाके बैठती है ना, और वहां जाके जब ऑर्डर पेलती हैं अपना, ये भी लो, वो भी ले, ये भी ले, तो उस बंदे का ना हार्ट फेल हो रहा होता है उस टाइम पे। और दिल पे पत्थर रख के, जाहिर सी बात है बिल पे कौन करेगा फर्स्ट टाइम, भाई पहली बार लड़की की फ्रेंडे आ रही हैं मिलने के लिए, तो बिल पे करना किसका बनेगा भाई, जाहिर सी बात है बिल पे वही करेगा, और दिल पे पत्थर रख के बिल पे कर रहा होगा। अब वो बंदा अपने इन दुखड़ों को अपने दोस्तों के सामने नहीं बता सकता, क्यों नहीं बताएगा आप बताएं। तो वो अपने दोस्तों के सामने पैसा खर्च करते हुए, अपने दोस्तों के सामने 1-1 रुपया खर्च करते हुए रोता है, और वो लड़कियों के साथ जाके दुनिया भर का पैसा खर्च कर रहा है। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो, तो दोस्तों को तो बताएगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर उससे कोई पूछे कि भाई आपको उन लड़कियों के साथ खाना खा के या रेस्टोरेंट में जो भी चीजें आपने खाई तो आपको कैसा लगा, तो क्या कहेगा, छोड़ना यार, अच्छा लगा। मतलब दिल पे पत्थर रख के कह रहा है अच्छा लगा। तो कहने का मतलब टेलीकॉम पे बात करी यानी फोन पे बात करके उसे बहुत अच्छा लगा, हॉस्पिटलिटी यानी रेस्टोरेंट में खाना खा के भी उसे बहुत अच्छा लगा। तो देख रहे हो दोनों तरफ अच्छा। अच्छा अब एक चीज और, यहां जितनी भी हमने चीजें बताई, एग्रीकल्चर में अन्न पैदा होता है, चावल पैदा हो, गेहूं पैदा हो, उनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि इतने टन हमारा गेहूं हुआ, इतने टन हमारा चावल हुआ। पीसी कल्चर मछली पालन में हम मछलियों का बता सकते हैं कि कितनी मछलियां हैं। मुर्गियों को भी हम काउंट कर सकते हैं। माइनिंग वगैरह का भी हम बता सकते हैं कि इतने टन हमारा इस बार लोहा निकला, इतना टन हमारी स्टील निकली। सेरीकल्चर में भी बता सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें वो दिखाई दे रही है यानी विजिबल है। अब बेटा विजिबल है तो उसे आप छू भी सकते हो, यानी टेंजिबल भी है। विजिबल भी है तो कैसी है, टेंजिबल भी है, छू भी सकते हो। तो आप यहाँ जितनी भी चीजें देखी आपने देखी वो सारी की सारी विजिबल है। शुगर में भी देखो चीजें, शुगर मिल दिखाई देगा, आयरन इंडस्ट्री आयरन दिखाई देगा, स्टील इंडस्ट्री स्टील दिखाई देगा। तो सारी की सारी इसमें भी जो चीजें वो भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ टेलीकॉम, देखो फोन दिखाई देता है लेकिन फोन पे जो बातें होती है ना वो दिखाई नहीं देती। अगर उस पर्सन से मैं ये पूछ लूं फोन पे बात करके तुझे कितना मजा आया, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 10 किलो मजा आया, मुझे 10 मीटर मजा आया, नहीं, बस वो कहेगा मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ठीक उसी तरीके से हॉस्पिटलिटी की मैं बात करूं कि भैया उन लड़कियों के साथ खाना खा के तुझे कैसा लगा, उस लड़कियों के साथ खाना खा के कैसा लगा, तो कहेगा भैया बहुत अच्छा लगा। दिल पे पत्थर रख के रिप्लाई दे रहा है ये वाला, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है, अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने बताई ये दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कैसी हैं, इनटेंजिबल हैं, इनविजिबल हैं, दिखाई भी नहीं दे रही, ना ही उन्हें छू सकते। अब दिखाई नहीं दे रही तो छू भी नहीं सकते। अब अगली बात आती है किस पे, एजुकेशन पे। आपने बचपन से एक चीज पढ़ी होगी और आपके पेरेंट्स भी आपसे बोलते हैं कि बेटा पढ़ ले, ये वो है जिसे तुझसे कोई ना तो छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है, ना कोई चोर तेरे से चुरा सकता है। तो आप समझ गए होंगे एजुकेशन जो शिक्षा के लिए बोलते हैं वो किस लिए बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो शिक्षा एजुकेशन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप मेरे लेक्चर देख के आप इमेजिन कर सकते हो कि सामने वाले की नॉलेज क्या है, सामने वाला क्या पढ़ा रहा है, बस ये आप महसूस कर पा रहे हो। लेकिन आपको मेरी शिक्षा दिखाई थोड़ा ना दे रही है, मेरी शिक्षा मेरे ब्रेन के अंदर है जो भी है, तो उसे मेरे से कोई ना ही छीन सकता। अब मैं बाहर जा रहा हूं, अभी मैंने वॉच पहन रखी है, किसी ने मेरे से छीन ली, सपोज वॉच मुझसे छीन सकता है, मेरे कपड़े मुझसे छीन सकता है, हर चीज मुझसे छीनी जा सकती है, लेकिन मेरी एक एजुकेशन ही ऐसी होगी जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप देखो एजुकेशन भी जो होती है ना,
देखो किताबें दिखाई देती हैं, लेकिन वो एजुकेशन, अब मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम महसूस कर रहे हो, वो दिखाई थोड़ी ना दे रही है। मेरी एजुकेशन, मेरी या जो मेरी काबिलियत है, या जो मेरी मतलब कहने का मतलब, अब मैं तुम्हें मेरी डिग्री तुम देख सकते हो, हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी द्वारा मेरे को मिली हुई है। वो एक कागज है, वो दिखाई देता है, ये जो भी है वो एक पेपर है, उस पेपर को आप अच्छे से देख सकते हो, उस डिग्री को आप देख सकते हो, उस सर्टिफिकेट को आप देख सकते हो। लेकिन बेटा मेरी जो एजुकेशन है उसे आप नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बेटा बस यहीं आपको स्टॉप कर देता हूं, तो आपको कुल मिला के सारी चीजें समझ में आई। इसे हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सर्विस सेक्टर के नाम से। सेकेंडरी सेक्टर को मैं बोलूं तो इसे इंडस्ट्री सेक्टर के नाम से जान देते हैं, या इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और इसे एग्रीकल्चर सेक्टर, हिंदी में बोलूं तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, और उसे सेवा क्षेत्र। ठीक है, आप इसे उतारें। चलिए बच्चे आगे थोड़ा वो पढ़ते हैं। अभी जो हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उन्हें थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं किस तरीके से। प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, क्या लिखा है, एक्टिविटीज रिलेटेड इन नेचर, वो एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड होती हैं, वो गतिविधियां जो सारी की सारी नेचर से, प्रकृति से रिलेट करती हैं, इज इंक्लूड इन प्राइमरी सेक्टर। उसे किस में इंक्लूड किया जाएगा बेटा, प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। इट्स विजिबल एंड टेंजिबल, इसे हम देख भी सकते हैं, विजिबल यानी देख भी सकते हैं, टेंजिबल यानी स्पर्शनीय, छू भी सकते हैं, स्पर्शनीय यानी छू भी सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, क्या लिखा है, एक्टिविटीज विच डिपेंड ऑन प्राइमरी सेक्टर, वो एक्टिविटी जो किस पे डिपेंड होती है, प्राइमरी पे। आपको पता ही है इसमें जितनी भी एक्टिविटी करी थी वो अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेबल थी, प्राइमरी पे ना। प्राइमरी सेक्टर फॉर रॉ मटेरियल, ये अपने रॉ मटेरियल के लिए किस पे डिपेंडेबल होती है, प्राइमरी पे। इट इज विजिबल एंड टेंजिबल, ये बेटा विजिबल भी है और टेंजिबल भी, यानी ये भी दिखाई देती है और इसे छू भी सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे टर्सरी सेक्टर की बात करूं, तृतीय क्षेत्र, एक्टिविटीज विच प्रोवाइड सर्विस, जो प्रोवाइड करती है सर्विस टू इट्स कंज्यूमर, किसको, अपने कंज्यूमर्स को जो प्रोवाइड्स करती है सर्विस, लाइक जैसे रेस्टोरेंट्स में, या फिर बेटा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये भी क्या है, ये मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं आपको। तो जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं वो सारी की सारी किसका पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का। इट इज नीदर विजिबल, ना तो ये विजिबल ही है और नॉर टेंजिबल, ना ही हम इन्हें छू सकते हैं, ना ही ये स्पर्शनीय है। ठीक है ना, आया समझ में, इसे उतारो एक बार। चलो बच्चों अब देखते हैं। देखो हम देश में ना बहुत बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जैसे आपने कैपिटलिस्ट का नाम सुना होगा, सोशलिस्ट का नाम सुना होगा, मिक्स्ड इकोनॉमी का नाम सुना होगा। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो नाम है ये किस बेस पे रखे जाते हैं, क्या है, वही हम समझते हैं। सबसे पहले हमारा जो समझने का मोटिव है वो किसको समझने का मोटिव है, कैपिटलिज्म को समझने का मोटिव है, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूंजीवाद। तो बेटा इसको समझने के लिए, कैपिटलिज्म को समझने के लिए सबसे पहले हमें टर्म समझनी होगी इज्म। क्या, कैपिटलिज्म, इज्म टर्म को समझना होगा। और इज्म का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं तो नजरिया, नजरिया यानी नजर। आपने सुना होगा गांधीइज्म, यानी दुनिया को गांधी की नजरों से देखो, दुनिया के अंदर गांधी के विचारों को ढूंढो। तो बेटा वही चीज यहां पे हम कैपिटलिज्म, यानी दुनिया के पास कैपिटल देखो, दुनिया के पास पैसा देखो, पैसे के नजरिए से, यानी यहां पैसा वहां पैसा, हर जगह पैसा दिखाई दे रहा हो। अब एक चीज ध्यान रखना, इकोनॉमी में कभी भी कोई बंदा पैसा लगाता है तो पैसा कौन लगाएगा भाई, पैसा किसके पास होता है, पैसा होता है किसके पास, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनके पास पैसा होता है, जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं उनके पास पैसा होता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, हैं बिजनेसमैन हो गए, ये इनके पास पैसा होता है। अब बेटा अगर कोई भी पर्सन, प्राइवेट पर्सन अगर पैसा लगाता है तो जाहिर सी बात है उसका मेन मोटिव क्या होगा पैसा लगाने का, उसका मेन मोटिव होगा कि वो पैसा कमाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। तो अगर हमारी इकोनॉमी एक कैपिटलिज्म इकोनॉमी होगी तो उसका जो मेन मोटिव होगा वो लोगों का
भला करना नहीं होगा, लोगों को सोशल वेलफेयर देना नहीं होगा, उसका मेन मोटिव होगा लोगों से ज्यादा पैसा कमाना। जैसे आज आपको पता है कोविड-19 की बीमारी से पूरा देश ग्रस्त है, और जिस दौरान आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें काफी महंगी बिक रही हैं। रोड पे आप सामान खरीदने जा रहे हो तो आपको सामान नहीं मिल रहा, सामान महंगा मिल रहा है। तो कारण क्या है, इस टाइम पे लोग बाग फायदा उठा रहे हैं। लोग बाग क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। उन्हें पता है लोग बाग सामान तो खरीदेंगे और खरीदेंगे तो इसलिए उन्हें महंगा बेचो। यानी इस टाइम पे उनका मेन मोटिव क्या हो रहा है कि प्रॉफिट अपना ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ठीक है ना। तो आगे अब हम समझते हैं कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है। बेटा कैपिटलिज्म में देखो, अगर सपोज मैं एक प्राइवेट पर्सन हूं और मैं कोई भी काम कर रहा हूं, अब मैं सपोज तुम्हें लेक्चर दे रहा हूं, तो बेटा अगर जब मैं प्राइवेट पर्सन हूं, या तो मेरे पास इतना सारा पैसा हो कि मुझे पैसे की जरूरत ही ना हो। अब मैं अगर आपको फैसिलिटीज दे रहा हूं तो ये फैसिलिटीज भी तो बेटा मैं कहीं जेब में रख के तो घूम नहीं रहा था। आपसे मैंने पैसा कमाया और आज मैं उस कैपेबल हो गया कि मैं आपको ये फैसिलिटी दे पा रहा हूं, कैमरा लगा पा रहा हूं और उसको हायर कर पा रहा हूं। तो बेटा ये जो खर्चा ये सब क्या है, ये मैंने आप सभी से कमाया, तो और आप सबके साथ उनका योगदान भी दे रहा हूं। तो कहने का मतलब क्या है, इंसान के पास इतना पैसा तो होता नहीं है। अगर मेरा मोटिव है लोगों को एजुकेशन मिले, तो बेटा कहीं ना कहीं उसके पीछे मेरा एक मोटिव ये भी रहेगा कि मुझे पैसा भी चाहिए साथ के साथ, तभी तो मैं आपको अच्छी फैसिलिटी दे सकता हूं साथ के साथ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, कैपिटलिज्म में जो मेन मोटिव रहता है उसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट मेकिंग यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। अब बेटा जब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इंसान कमाएगा तो सोशल गुड्स होती हैं। सोशल गुड्स जैसे मैंने यहां लिखा है, ये रहा, ये सोशल गुड्स का मीनिंग क्या है, सामाजिक वस्तुएं। सामाजिक वस्तुओं की प्रोडक्शन नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है, सामाजिक वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटा, हम रोड पे जाते हैं, रोड किसके अंडर में होते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। अगर कोई पर्सन का वो रोड हो तो उस पे चलने भी नहीं देगा। अब जैसे मेरा मकान है, अब ये तो है नहीं कि मेरे मकान में कोई भी आके रहने लग जाए। भाई मेरी जो इच्छा होगी मैं उसी को तो मकान में रखूंगा, ये थोड़ा ना जिस मर्जी को मैं मकान में एंट्री दे दूंगा। तो वही चीज अब गवर्नमेंट कोई भी चीज बनाती है वो सबके लिए बनाती है, उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। गवर्नमेंट पार्क बनाती है, कोई भी एंट्री कर सकता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना रही है, उसमें कोई भी आ सकता है। तो गवर्नमेंट जितने भी काम करती है उसका मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर, और कैपिटलिस्ट जब भी काम करेगा उसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना। अब बेटा जब वो प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे तो बेटा वो सोशल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करेंगे। और अगर प्रोडक्शन की मैं बताऊं, सोशल गुड्स की बात करूं, तो आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना कि कोई भी इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में, किसी भी देश की मैं बात करूं तो हर देश में बेटा अमीर और गरीब दोनों ही प्रजातियां पाई जाती हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो पूरा ओवरऑल निचोड़ बताऊं आपको तो मोर देन 70 से ज्यादा पॉपुलेशन जो होती है वो बेटा अमीर लोगों की होती है। मोर देन 70% जो पॉपुलेशन होती है वो गरीबों की होती है, और बेटा रेस्ट जो लेफ्ट जो बच गई परसेंटेज वो अमीरों की पाई जाती है। अब तुम समझ लो, मोर देन 70% पॉपुलेशन को अगर हम इग्नोर कर दें तो क्या कोई देश अपने आप में सक्सेस हो सकता है, डेवलप हो सकता है? कभी नहीं हो सकता बेटा। मोर देन 70% पॉपुलेशन को अगर हम इग्नोर करके सोचें कि हमारा देश अपने आप में डेवलप हो सकता है तो वो कभी नहीं हो सकता। तो वही हुआ, कारण क्या हुआ, इनने कोई भी सोशल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करा। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में कोई भी सोशल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ, जिस कारण से ये क्या हो गई, लॉस्ट हो गई। क्योंकि बेटा अगर आप गरीबों को नजरअंदाज करोगे तो गरीब बेचारे भूखे मर जाएंगे, दिक्कतें आ जाएंगी उनके साथ। अब देखो कितनी बड़ी बीमारी हमारे देश में एंटर कर चुकी है। तो आपको पता है इस टाइम पे हमने गरीबों की मदद कर रहे हैं, लोग बाग गरीबों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट गरीब पर्सन के लिए इतनी मदद कर रही है। तो बेटा अगर गरीबों के लिए अगर हम नहीं सोचेंगे तो गरीब बेचारा मर जाएगा, ठीक है। और उसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, ये चीज गलत है, हम उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, सबको सोचना पड़ेगा। तो यही हुआ, इसने क्या कहते हैं, गरीबों का ध्यान नहीं रखा, जिस कारण से ये इकोनॉमिक क्या हो गई, फेल हो गई, बिकॉज ऑफ नो प्रोडक्शन ऑफ सोशल गुड्स। इसने सोशल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करा तो ये इकोनॉमिक क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जाहिर सी बात है, एक चीज खत्म होएगी तो दूसरी चीज आएगी।
भाई एक चीज खत्म होगी तो दूसरी तभी तो आएगी। और यही हुआ कि ये खत्म होते ही सोशलिज्म ने जन्म लिया, और बेटा इसको जो कंट्रोल कर रहा था उसे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया, सोशलिज्म को, जिसका मतलब हिंदी में है समाजवाद। समाजवाद का मेन मोटिव था कि सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों को अच्छी फैसिलिटी देना, सबों के लिए फैसिलिटी देना, गरीबों के लिए ज्यादा सोचना, हर चीज फ्री प्रोवाइड करना। अब बेटा भी एक चीज बताओ, अगर हर चीज फ्री प्रोवाइड करने लगेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स वगैरह या और बहुत सारी चीजों से उनको रिवेन्यू प्राप्त होता है। उस रिवेन्यू को ही तो वो बेटा रोड बनवाने में, हॉस्पिटल बनवाने में, यूनिवर्सिटी बनवाने में, इनमें खर्चा करती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए सोच रही होगी, तो उसके पास जो पैसा होगा धीरे 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 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या फिर मैं अपना एग्जांपल लूं, आज मेरे पास जो भी पैसा है, मैंने मन बना लिया कि मैं बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा, तो बेटा जाहिर सी बात है मुझे हर मंथ रेंट भी पे करना होता है अपने इंस्टीट्यूट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना होता है, वाटर बिल भी पे करना होता है। बेटा ये सारी चीजें पे करते करते मेरी जेब में तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा, और मेरे हालात ऐसे हो जाएंगे कि मैं खुद रोड पे आ जाऊंगा। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर मैं आपको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करा पाऊंगा? तो मेरे को अगर तुम्हारे को एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड करानी है, तो उसके लिए मेरी जेब में भी क्या आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। वो कब आएगा? जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हर मंथ आप मेरे को पे भी करोगे, ठीक है ना। तो वही चीज है, अगर गवर्नमेंट हर बंदों को फ्री में हर चीज प्रोवाइड करती रहेगी तो क्या होगा, सोशल गुड्स आर प्रोड्यूस, यहाँ पे सामाजिक वस्तुओं का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिस कारण से लेक ऑफ मनी की कमी आ गई। लेक का मतलब कमी, यानी यहाँ पे पैसे की क्या हो गई, पैसे की कमी आ गई। अब बेटा जब पैसे की कमी आ जाएगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जब किसी पर्सन के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो इकोनॉमी को आगे बढ़ा नहीं सकता, और वहीं वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यही कारण हुआ कि ये भी खत्म हो गई, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी के शॉर्टेज होने के कारण ये भी खत्म हो गई। अब देखो, देश में कैपिटलिज्म के हाथ में अगर सौंप दिया, प्राइवेट पर्सन के हाथ में सौंपा, तो कोई भला नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया तो कोई भला नहीं हुआ। तो अब क्या हुआ, ये आप उसे उतारो, फिर उसके बाद बताता हूं मैं। अब देखो, गवर्नमेंट को इतना पता चल चुका था कि अगर हम अपने इकोनॉमी को एक प्राइवेट पर्सन के हाथ में सौंप दे तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पर्सन के हाथ में सौंपेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो अपना ही भला करेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएगा, उसका मेन मोटिव होगा प्रॉफिट मेकिंग, ना कि सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट अगर अपने अंडर में लेती है तो बेटा गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, और सोशल वेलफेयर के लिए काम किया तो गवर्नमेंट के पास खुद पैसे की कमी आ गई, गवर्नमेंट का हाल खुद ऐसा हो गया कि वो खुद हाथ फैलाने लगी लोगों के सामने। तो बेटा अब तुम्हारे को एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ना तो गवर्नमेंट को ये मतलब लोगों को ये समझ में आ गया, गवर्नमेंट को ये समझ में आ गया कि देखो देश को कैपिटलिस्ट के हाथ में थमा दिया जाए तो देश का भला नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट अगर सोशल वेलफेयर के लिए काम करे तो भी देश का भला नहीं हो सकता। तो अब उस दौरान गवर्नमेंट ने एक और इकोनॉमी में का जन्म हुआ, और वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, वो किसको जाता है बेटा, इसका क्रेडिट जाता है J.M. कीन्स को। J.M. कीन्स ने इसको खोजा और बताया कि बेटा देखो, ना तो गवर्नमेंट गरीबों को इग्नोर करे या गरीबों के लिए सोचती रहे तो देश का भला नहीं हो सकता, और कैपिटलिस्ट अगर गरीबों की सोचे ही ना, अपना ही फायदा देखता रहे तो भी देश का भला नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी का निर्माण किया जिसमें बेटा प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलके उस इकोनॉमी को क्या कर रहे होंगे, टैकल कर रहे होंगे। यानी कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने, जो बहुत असेंशियल चीजें, बहुत जरूरी चीजें, उसे गवर्नमेंट ने अपने अंडर में लिया, और जो चीजें गवर्नमेंट को लगती थी यहाँ बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, उसमें पैसा लगा के गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वो चीज किसको सौंप दी, वो प्राइवेट पर्सन को सौंप दी कि भाई तुम इसमें पैसा लगाओ, तुम इसमें खर्चा करो। और बेटा वही कारण है कि आज वर्ल्ड की जो फास्टेस्ट इकोनॉमी है उसमें हमारी इकोनॉमी का नाम आता है, क्योंकि हमने जो अडॉप्ट कर लिया था वो मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट कर लिया था। और आज भी हमारे कंट्री में जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे बेटा कुछ चीजें प्राइवेट पर्सन के हाथ में और कुछ गवर्नमेंट के अंडर में,
ठीक है ना। और इस इकोनॉमी को जब हमने अडॉप्ट किया तो बेटा आज आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमी में हमारी इकोनॉमी का नाम आता है। वो कारण क्या है? वो कारण यही है क्योंकि हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। गवर्नमेंट ने क्या करा, कुछ परसेंट प्राइवेट को सौंप दिया। प्राइवेट है तो बेटा वो प्रॉफिट कमाएगा ज्यादा से ज्यादा। गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इसलिए रखा कि मैं सोशल वेलफेयर भी करते रहूं साथ के साथ। तो आपको कुल मिला के समझ में आया होगा, इसे भी उतारें आप। अब हम टर्म पढ़ेंगे बेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हम समय समय पर पढ़ेंगे इकोनॉमी की। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इसे हिंदी में बोलते हैं उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक यानी जिन जिन चीजों से उत्पादन होता है। और बेटा वो कौन कौन सी हैं चीजें? लैंड, जिसे भूमि बोल देते हैं, फिर लेबर, जिसे श्रम बोल देते हैं, फिर कैपिटल, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी। और लास्ट क्या होगी बेटा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को क्या बोल देते हैं? उद्यमी। अब देखो कोई भी चीज का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें लैंड की जरूरत है, उसके लिए हमें लेबर की जरूरत है, उसके लिए हमें कैपिटल यानी पैसे की भी जरूरत है, एंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी की भी जरूरत है। अब आपको मैं वन बाय वन करके बताता हूं कि होता क्या है। देखो लैंड, आज अगर मैं आपके लिए कोई एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूं एक टेक्नोलॉजी के थ्रू जो भी है, और वो आपको पता ही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं या आपको मैं ऑफलाइन क्लास भी दे रहा हूं, तो बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो आप कि अगर मैं आपको क्लास दे रहा हूं तो उसके लिए मेरे को कहीं ना कहीं किसकी जरूरत है? लैंड की जरूरत है। बिना लैंड के तो मैं क्लास दे ही नहीं सकता, लैंड की जरूरत है। और फिर अगर मैं आपको उस लैंड को प्रोवाइड करा रहा हूं उस पर काम करने के लिए किसी लेबर की भी जरूरत है। और यहाँ पे लेबर कौन है? यहाँ पे लेबर बेटा मैं हूं, क्योंकि मैं नहीं होऊंगा तो आपको पढ़ाएगा कौन यहाँ पर? ठीक है ना। तो लेबर यहाँ पर कौन है? मैं हूं। कैपिटल, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। अब जहां पे यहाँ पे हम लेक्चर शूट कर रहे हैं बेटा, वहां के लिए मैंने ये कैमरा खरीदा, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह, फैन वगैरह, एसी वगैरह, ये सारी की सारी जो फैसिलिटी दे रखी है बिना पैसे के तो हुई नहीं है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोई भी काम कर रहे हैं तो पैसे की भी जरूरत है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? उद्यमी। बेटा उद्यमी कौन होता है? बेटा किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस में जो रिस्पॉन्सिबल होता है, सहयोग करता है, उसी को हम उद्यमी बोल देते हैं, या आपकी भाषा में मालिक बोल देते हैं। अब वो उद्यमी, सपोज अगर मैं अपना इंस्टीट्यूट टैकल कर रहा हूं, अपना इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, तो यहाँ का उद्यमी भी कौन हूं? मैं ही हूं ना। तो मैं अपने इंस्टीट्यूट को जब मैं मतलब चला रहा हूं, रन कर रहा हूं, तो इसके लॉस के लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं और इसके प्रॉफिट के लिए भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो आपको समझ में आया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब तक ये चारों चीजें नहीं होंगी तो हम किसी भी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया। और बेटा इसी के साथ हमारी जितनी भी बेसिक चीजें थी वो सारी की सारी हमारी खत्म हो गई। और ये जो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो भी हमारा खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा आप इसे उतारें पहले। अगर बेटा आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस के लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे जरूरी बेटा कमेंट करें, जिससे कि हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको जान सकें और उनको जल्द से जल्द सोल्व कर सकें। और बेटा सबसे जरूरी कि शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा पाए। थैंक यू बच्चों।